आप लोग मैसेज पे लिख के बताएं। स्लाइड शेयर हो रही है और आवाज आ रही है? ठीक हो गया। अच्छा जी बेटे, आज हमने देखना है सिलेबस इंस्ट्रक्शंस को। ये जो सीएसएस में अम, हमें सिलेबस में इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, हम इसे पढ़ लेते हैं एक दफा। और उसका फायदा हमें ये होगा कि हमें पता होगा कि हमने क्या लिखना है और किस तरह लिखना है। जो स्टेटमेंट हमें आती है वो ये आती है सिलेबस में, सिलेबस इंस्ट्रक्शंस में। Candidates are expected to reflect comprehensive and research-based knowledge on a selected topic। तो पहली डिमांड वो ये करता है कि कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज हो, रिसर्च बेस्ड नॉलेज हो। अच्छा, और वो हमने पिछले अपने जो लेक्चर्स थे उसमें हमने देखा ही था कि एक्सपोजिटरी राइटिंग की रिक्वायरमेंट्स ये होती है कि जब आप इवेंट्स और फैक्ट्स और फिगर्स और हैपनिंग्स और अकरेंसेस और हिस्टोरिकल एल्यूजन्स वगैरह देते हैं, केस स्टडीज ऐड करते हैं, तो वो रिसर्च बेस्ड नॉलेज हो ही जाता है। कॉम्प्रिहेंसिव से मुराद ये है कि वो जो 2400 से 3000 वर्ड्स का कहता है, तो वो कॉम्प्रिहेंसिवली ही हम लिखते होते हैं। अच्छा, उसके बाद अगली डिमांड ये है कि कैंडिडेट्स आर्टिकुलेशन, एक्सप्रेशन एंड टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ द स्टाइल ऑफ इंग्लिश ऐसे राइटिंग विल बी एग्जामिन्ड। तो पहली डिमांड ये हो गई उसकी कि कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च बेस्ड नॉलेज होना चाहिए। फिर कहता है आर्टिकुलेशन हो, एक्सप्रेशन हो और टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ द स्टाइल हो। अब हम इसे देख लेते हैं कि ये क्या चीजें हैं। अब व्हाट इज कॉम्प्रिहेंसिव एंड रिसर्च बेस्ड नॉलेज इन एन एसे? ये वही चीजें हैं बेटे जो पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताई थी। टू एक्सप्लोर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द टॉपिक, इवेंट्स लिखें, रिपोर्ट्स लिखें, बुक्स का हवाला दें, ओपिनियंस लिखें, स्टैटिस्टिकल डाटा लिखें उसमें, और ऑथेंटिक सोर्सेज यूज करें। और कल मैंने आपको यह भी गुजारिश की थी कि अनबायस्ड और क्रिटिकल अप्रोच होनी चाहिए। पिछले लेक्चर में यह भी मैंने आपको बताया था कि अनबायस्ड और क्रिटिकल अप्रोच क्या होती है। तो जब हम बात करते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च बेस्ड नॉलेज इन एन ऐसे क्या है, तो उससे मुराद ये चार चीजें। और यही चीजें एक्सपोजिटरी राइटिंग की भी डिमांड होती हैं, जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा हूं। अच्छा, अब आर्टिकुलेशन से क्या मुराद है? व्हाट इज आर्टिकुलेशन इन एन एसे? आर्टिकुलेशन से मुराद यह है कि आप कि ऐसे में ग्रामर, स्पेलिंग, पंक्चुएशन की मिस्टेक ना हो, क्लैरिटी, ऑर्गेनाइजेशन और रेलेवेंस हो। क्लैरिटी, ऑर्गेनाइजेशन और रेलेवेंस के बारे में मैं कॉम्प्रिहेंसिवली बता चुका हूं अपने पिछले लेक्चर में। मैंने और यह भी बताया था कि जो पेपर इंस्ट्रक्शंस और सिलेबस इंस्ट्रक्शंस हैं, ये ओवरलैप करती हैं, ये एक ही जैसी हैं तकरीबन। तो आर्टिकुलेशन से मुराद वो कह रहा है कि ठीक ठाक ग्रामर होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स और पंक्चुएशन मिस्टेक्स ना हो, आपका स्टांस क्लियर हो, सेंटेंसेस जुड़े हुए हों आपस में, पैराग्राफ्स का आपस में एक ताल्लुक हो, थॉट्स की एसोसिएशन हो आपस में, और जो भी लिखे रेलेवेंटली लिखें। उसको हम बोलते हैं आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन का मतलब वैसे बोलना होता है। ये जो हमारे दांत हैं, होंठ हैं, जुबान है, अल्वियोरल अल्वियोलर रिज है, पैलेट है, ये सारे मिलके आर्टिकुलेटर्स बनाते हैं। और आर्टिकुलेशन का मतलब होता है बोलना, इजहार करना। तो बेहतर तरीके से आप इजहार तभी अपनी थॉट्स का कर सकोगे, अपनी ओपिनियंस का कर सकोगे, कि जब आप ग्रामर की मिस्टेक नहीं करोगे, स्पेलिंग और पंक्चुएशन की मिस्टेक नहीं करोगे, क्लियर स्टांस दोगे, क्लियर एविडेंसेस दोगे, क्लियर लॉजिक दोगे। जो मैं आर्गुमेंट्स के मैंने आपको चार पांच तरीके बताए थे। क्लैरिटी, उलझे हुए फिक्रे ना हो, एक दूसरे से तजाद उनके अंदर ना हो। जब एक स्टेटमेंट दी है तो उसको सपोर्ट करने के लिए जो आप लॉजिक दे रहे हो, जो आप रीजनिंग दे रहे हो,
जो आप एविडेंसेस दे रहे हो उनमें रेलेवेंस होनी चाहिए, तो आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा और ऑर्गेनाइज्ड होगा। और क्लियर, ऑर्गेनाइज्ड और रेलेवेंट आर्गुमेंट को ही हम कहते हैं कि इसमें आर्टिकुलेशन, फसाहत है। अच्छा, व्हाट इज एक्सप्रेशन इन एन एसे? अच्छा, ये हमारी गलती ये है कि जब भी हम बात करते हैं ना एक्सप्रेशन की, तो हमारे दिमाग में शेक्सपियरियन इंग्लिश आ जाती है फौरन। भारी भरकम हैवी हैवी वर्ड्स आते हैं, और हम सोचते हैं कि जितने वजनी और जितने हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स हम लिखेंगे उतनी ही ज्यादा एक्सप्रेशन बनेगा। एक्सप्रेशन इस चीज का नाम नहीं है। ये देखो नीचे मैंने लिखा हुआ है ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स। आपका ऐसे एक्सप्रेशनिस्टिक कब होगा, उसमें एक्सप्रेशन कब आएगा? जब ग्रामर की मिस्टेक ना होगी, जब पंक्चुएशन की, वोकेबलरी की मिस्टेक ना होगी, जब क्लैरिटी होगी। क्लैरिटी खुद एक एक्सप्रेशन का नाम है। आप अपनी बात को क्लियरली, स्मूथली पढ़ने वाले तक ट्रांसफर कर रहे हो तो आप एक्सप्रेशनिस्टिक ही हो। हाँ, ये अलग बात है कि जब आप इमेजेस का इस्तेमाल करो या सिमिलीज का इस्तेमाल करो या वर्ड्स को ड्रामेटिकली यूज करो, तो वो एक्सप्रेशन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है, लिटरेरी एक्सप्रेशन है, वो डिफरेंट चीज है। लेकिन मैं आपको इस वक्त लिटरेचर पढ़ा नहीं रहा। सारे बच्चे सीएसएस वाले जो है उन्होंने तो लिटरेचर नहीं पढ़ा ना। सीएसएस में तो अपीयर होंगे जिन्होंने बिजनेस स्टडीज की हुई हैं, इकोनॉमिक्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स वगैरह हैं और लॉयर्स हैं, और बड़े डिफरेंट फील्ड, वेरियस डाइवर्स फील्ड्स के लोग ये ऐसे लिखेंगे, तो उनके लिए वो लिटरेरी जार्गन यूज करना लाजमी नहीं है। मेरी बात को समझिए। आपके ऐसे में एक्सप्रेशन कब आएगा? जब वो क्लियर और कम्युनिकेटिव होगा, जब उसके अंदर रेलेवेंस होगी, जब उसके अंदर लॉजिक होगी, जब एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखा जाएगा, तो जो वो ऐसे है एज अ होल एक अच्छा एक्सप्रेशन उसके अंदर आ जाएगा। इस बात को बड़ा कॉम्प्लेक्स वे में भी किया जा सकता है कि आप सेंटेंसेस ऐसे घड़ोगे जिसके अंदर जो बड़े कैची किस्म के सेंटेंसेस हों, कैची एक्सप्रेशंस हों उसके अंदर। वो भाई हर बंदा ऐसे एक्सप्रेशन नहीं घड़ सकता, ये काम क्रिएटिव राइटर्स का है। तो हम जो डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग हैं, हमारे लिए एक्सप्रेशन से क्या मुराद है? एक्सप्रेशन से मुराद है क्लियर लिखो, कम्युनिकेट ठीक करो, ऑर्गेनाइज और रेलिवेंट लिखो। हाँ, फिर कुछ चीजें हैं जो मैं आपको इमेजरी बता दूंगा, कुछ वर्ड्स का ड्रामेटिक यूज भी बताऊंगा कि कैसे किया जाता है, लेकिन वो बताऊंगा जब आपको इंट्रोडक्शन लिखने की तरफ लेके जाऊंगा। यानी किसी सादा सी बात को एक स्टाइलिश वे में कैसे किया जा सकता है, उसकी फिर टेक्निक्स हैं। कभी हम एक पार्ट ऑफ स्पीच को कोई और पार्ट ऑफ स्पीच बना के जब बयान करते हैं तो खुद ब खुद एक्सप्रेशन आता है। जब हम डेरिवेशंस का इस्तेमाल करते हैं, वर्ड इन्फ्लेक्शंस यूज करते हैं, तो खुद ब खुद एक एक्सप्रेशन आता है उसके अंदर। तो वो मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल एक्सप्रेशन को आप समझें कि जो मैंने पहले आपको तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं, जिनमें रेलेवेंस, जिनमें क्लैरिटी, जिनमें ऑर्गेनाइजेशन, जिनमें सिंप्लिसिटी, जिनमें लॉजिक, जिसमें रीजनिंग, ये सारी की सारी चीजें मिलके एक्सप्रेशन बनाती हैं। अच्छा जी। एंड व्हाट इज टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ द स्टाइल इन एन एसे? अगली बात यह है कि आखिरी बात उसने ये की थी कि टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ द स्टाइल। अच्छा, अब टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ द स्टाइल के बारे में मैं यूं गुजारिश करूंगा। देखो, जब आप दरखास्त लिखते हो, एप्लीकेशन लिखते हो, तो आप लिखते हो कि टू द मैनेजिंग डायरेक्टर या द मैनेजिंग डायरेक्टर, कॉमा, और उसके बाद दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, फिर बोलते हो सर, फिर उसके अंदर सब्जेक्ट ऐड करते हो। यानी एप्लीकेशन के मैनर्स हैं कि उसके अंदर सब्जेक्ट पहले लिखा जाए ताकि एप्लीकेशन पढ़ने वाले को पता चल जाए कि एप्लीकेशन किस बारे में है। फिर आप उसकी जो है ना पॉइंट्स बनाते हो, एप्लीकेशन की बॉडी लिखते हो, और योर्स ट्रूली, योर्स ओबीडियंटली, योर्स अफेक्शनेटली, कॉमा करके उसका एंड करते हो। तो ये उसका टेक्निकल ट्रीटमेंट है, ये उसका एप्लीकेशन का स्टाइल है। लेटर्स जब आप लिखते हो
तो फॉर्मल लेटर्स के अंदर आपका और स्टाइल होता है बात करने का, आप एक फॉर्मल वे में बात करते हो, इनफॉर्मल एसेज लिखते हो अपने बहन भाई को, वालिद साहब को, वालदा को, तो उसमें आपका स्टाइल डिफरेंट होता है। इसी तरह ऐसे जो है उसका भी एक मिजाज है, और ऐसे का मिजाज ये है, ऐसे की टेक्निक ये है कि उसमें प्रॉपर बिगिनिंग, मिडल और एंड होना चाहिए। टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ द स्टाइल से मुराद है प्रॉपर बिगिनिंग, मिडल एंड एंड। बिगनिंग के अंदर क्या है, वो आपकी थीसिस स्टेटमेंट और आपका इंट्रोडक्शन आता है। अभी थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर मैं वजाहत नहीं कर रहा, उस पर मेरे अलहदा से लेक्चर होंगे, और आप देखेंगे कि इट्स अ पीस ऑफ केक। थीसिस स्टेटमेंट बनाना जो आपको सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है, वो सबसे ज्यादा इंजॉयबल एक्टिविटी है। ऐसे की पहली लाइन लिखना सबसे ज्यादा इंजॉयबल एक्टिविटी है और सिंपलेस्ट एक्टिविटी। और बच्चे जनरली बिगिनिंग में और कंक्लूजन में ही फंसे होते हैं, तो वो हम कोशिश करेंगे कि इसको बहुत सहूलत के साथ और बहुत आसानी के साथ हम ये दोनों चैलेंजेस को हम एड्रेस करें। बिगिनिंग हो उसकी, मिडिल का मतलब उसके पैराग्राफ्स आपस में बकायदा जुड़े हुए हों, और एंड मतलब उसका एक प्रॉपर कंक्लूजन हो। कंक्लूजन का भी कोई सेट पैटर्न नहीं होता, जिस किस्म का टॉपिक होता है उस किस्म की ही बिगिनिंग होती है, उसकी डिमांड के मुताबिक ही कंक्लूजन लिखा जाता है। तो कोई कुकी कटर अप्रोच नहीं अपनाई जा सकती कि जनाब आपकी इंट्रोडक्शन यूं होना चाहिए और आपका कंक्लूजन ऐसे होना चाहिए। ये इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये टॉपिक की अपनी कुछ डिमांड्स होती हैं, उन डिमांड्स के मुताबिक ही इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखा जाता है। पैराग्राफ लिखने में स्टूडेंट्स इतना नहीं फंसते, मेन उनको इश्यू आता है बिगिनिंग में और एंडिंग में, यानी इंट्रोडक्शन में और कंक्लूजन में। वो जब उसकी बारी आएगी तो हम बात करेंगे। दूसरा पॉइंट, पैराग्राफ ऑर्गेनाइजेशन। आपके पैराग्राफ ऑर्गेनाइज्ड हो, एक पैराग्राफ दूसरे को ट्रिगर करे, दूसरा तीसरे को ट्रिगर करे, तीसरा चौथे को ट्रिगर करे, आपस में जिस तरह एक माला के अंदर, जिस तरह एक तस्बीह के अंदर दाने पिरोए हुए होते हैं, वैसे आपके पैराग्राफ्स होने चाहिए। और यह बिल्कुल कॉन्सेप्ट गलत है कि हर पैराग्राफ की एक बिगिनिंग और एंडिंग होती है। इंतहाई नॉन सेंसिकल और इम्प्रैक्टिकल अप्रोच है ये। मैं खुद राइटर हूं, मुझे इस बात का पता है, मैं पब्लिश्ड राइटर हूं। एक पैराग्राफ में, हर पैराग्राफ की नई बिगिनिंग एंडिंग आप क्या बेवकूफ हो जो दोगे? भाई मेरा एविडेंस अगर चल रहा है और एक पैराग्राफ पे वो पूरा नहीं हुआ, तो मैं मोर ओवर कह के उसे अगले पैराग्राफ पे लेके जाऊंगा। मेरी रीजनिंग चल रही है और एक पैराग्राफ पे पूरी नहीं हुई, तो मैं उसको व्हाट्स मोर कह के अगले पैराग्राफ पे लेके जाऊंगा। मैंने एक आर्गुमेंट दिया है, अब उसी आर्गुमेंट का काउंटर आर्गुमेंट में देना चाहता हूं, रिबटल करना चाहता हूं उसका, तो ऑन द अदर हैंड करके मैं अगले पैराग्राफ के ऊपर जाऊंगा। तो पैराग्राफ ऑर्गेनाइजेशन और उसकी ट्रांजिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपने जहन से यह खौफ निकाल दीजिए आप लोग कि हर पैराग्राफ की अपनी हर पैराग्राफ की अपनी एक अपना इंट्रोडक्शन और अपना कंक्लूजन होता है। इंतहाई नॉनसेंसिकल बात है। और चौथा पॉइंट है ऑब्जेक्टिविटी का। ऑब्जेक्टिविटी से मुराद ये है कि ये मत देखिए आप कि आप क्या समझते हो टॉपिक के बारे में। हां, टॉपिक को डिकोड तो आपने करना है, लेकिन आपने चलना है फैक्ट्स एंड फिगर्स पे। आपको अगर गुलाब का फूल पसंद है तो इसका यह मतलब नहीं है कि पूरी दुनिया को गुलाब का फूल पसंद हो। आप उसका स्टैटिस्टिकल डाटा ले लीजिए कि इस फ्ला एरिया के लोगों को, फर्ज करें आपने 100 लोग इकट्ठे किए और उसके अंदर आपने पूछना शुरू किया कि बताएं भाई आपको कौन सा फूल पसंद है। फिर आपने एज ग्रुप उनकी डिटरमिन की, फिर उनकी जेंडर डिटरमिन की, तो आपके पास कोई डाटा आएगा कि जिसमें आप कहेंगे कि जी बुजुर्ग लोगों को ये वाला, यंगस्टर्स को ये वाला, बच्चों को ये वाला, खवातीन को ये वाला। और खवातीन में भी फिर आप आगे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि वर्किंग लेडीज को ये वाला फूल और हाउस वाइफ्स को ये वाला फूल। मिसाल में दे रहा हूं, ये आपका एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होगा। तो जब आप किसी टॉपिक के ऊपर लिखने लगो तो अपनी पसंद और नापसंद को डस्टबिन में फेंको और देखो, उसको एनालिसिस करो उसका कि जिस टॉपिक पे आप बात करने जा रहे हो उसके कितने एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सप्लोर कर सकते हो, उसके
ज्यादा से ज्यादा एस्पेक्ट्स एक्सप्लोर करो। सी पैक को गेम चेंजर कहा जाता है पाकिस्तान के लिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, स्कूल ऑफ थॉट ये भी है जो कहती है कि सी पैक इज न्यू वर्जन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आप दोनों की राय को का एनालिसिस करो कि जो लोग कह रहे हैं कि सी पैक वुड बी, कैन बी, माइट बी अ गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान, वो लोग, उनकी क्या ग्राउंड्स हैं, और वो लोग जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान फंस जाएगा इस तरह, तो उन लोगों की क्या ग्राउंड्स हैं। दोनों को जब आप कंपेयर करके, जब उनको जक्स्टापोज करके अपना एनालिसिस निकालोगे, तो वो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होगा आपका। और मैंने पिछली दफा भी आपको कहा था कि हम लोग क्रिटिक्स हैं। आपका डिस्कोर्स क्रिटिकल डिस्कोर्स है। ये जो एक्सपोजिशन, आर्गुमेंटेशन, नरेशन, डिस्क्रिप्शन, जो चार डिस्कोर्सेज उसने पेपर इंस्ट्रक्शंस में बताए थे, ये क्रिटिकल डिस्कोर्स का ही पार्ट है। ठीक है। अच्छा।